हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है ऐसा भी होता है। आज का हमारा पोयम का नाम क्या है बच्चों? ऐसा भी होता है। हिंदी लोकवाणी 10 स्टैंडर्ड पोयम नंबर 6 ऐसा भी होता है आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसके कवि हैं अभिषेक जैन जी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस जो कविता के लेखक हैं बच्चों अभिषेक जैन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कविता रीड करूँगी, जो कठिन शब्द आएंगे वो बताऊँगी, आपको भावार्थ बताऊँगी। उसके बाद बच्चों जो स्वाध्याय दिया गया है चैप्टर के पीछे वो कंप्लीट कराऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए, हमारा प्यारा सा टॉपिक है आज का कौन सा बच्चों? ऐसा भी होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हमारा पोयम का नाम क्या है बच्चों? ऐसा भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इनके कवि के बारे में जान लेते हैं। अभिषेक जैन जी आधुनिक साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। जीवन के अनुभव पर आधारित उनकी विविध रचनाएं हिंदी पत्र पत्रिकारों में प्रकाशित होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे अभिषेक जैन यानी कि जो कवि हैं उनके बारे में परिचय था बच्चों। अब इनकी कृतियां जान लेते हैं बच्चों हम। इन्होंने हाइकू काव्य विधा में ही लेखन किया है। इनकी हाइकू रचना जीवन के समृद्ध अनुभव का भंडार है बच्चों। हाइकू एक जापानी काव्य विधा है। हाइकू यानी कि 3 पंक्तियों की कविता होती है बच्चों। यह विश्व की सबसे छोटी कविता होती है। हाइकू में 5 + 5 + 5 यानी कि 17 वर्ण के ढांचे से लिखी जाती है। यह कविता आज भारत में सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम आदि भाषाओं में लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ हिंदी में ही लिखी जाती है हाइकू कविता, ये अलग अलग भाषाओं में भी आपको देखने को मिल जाएगी हाइकू कविता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना देख लेते हैं बच्चों हम लोग। ऐसा भी होता है इस हाइकू में कवि अभिषेक जैन जी ने समाज में सबल घटकों द्वारा गुणों पर होने वाले अत्याचार, गरीबी, थकान, वृक्षों के काटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारहीनता आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे लेखक जी हैं उन्होंने हाइकू के माध्यम से गरीबी है, थकान है, वृक्षों के काटने के जो दुष्परिणाम होते हैं बच्चों, और वृद्धाश्रम के जो दर्द होते हैं, अनावश्यक अहम जो होता है, उन सब विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए कविता शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। गरजे मेघ सहम कर कॉपी कच्ची दीवार। गरजना यानी कि बादलों की गड़गड़ाहट, कच्ची यानी कि कमजोर, मेघ यानी कि बादल, कांपना यानी कि डर कर। कठिन शब्द बच्चों लिख लीजिए आप लोग। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अधर। रवि यानी कि सूर्य को कहा गया बच्चों, निर्मल यानी कि पवित्र, धरा यानी कि धरती, और अधर यानी कि जल अर्पित करना को कहते हैं। ठीक है बच्चों। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। पसरी यानी कि फैलना, धरा यानी कि धरती। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसके भावार्थ भी देख लेते हैं बच्चों। रवि यानी कि सूर्य एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। सूरज प्रतिदिन अपने निर्मल किरणों से धरती को प्रकाशित करता है बच्चों। बदले में वह धरती से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता है। उसका कार्य निस्वार्थ एवं मानवतावाद होता है बच्चों। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दीन दुखियों की के लिए अपना सर्वत्र निछावर कर देते हैं। इसके बदले में वह किसी भी प्रकार की चाह नहीं रखते हैं बच्चों। सूर्य दिनकर सभी को रोशनी देने वाली किरण शाम होते ही थक जाती और वह धरा की गोद में आकर विश्राम करती है। प्राकृतिक का यही नियम है, जो श्रम करता है वह दिन ढलने के उपरांत थक जाता है। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और फिर शाम होती वह थक कर अपने घर आकर आराम करने लग जाता है बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके बच्चों ये भावार्थ आप कठिन शब्द इसके लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे के हाइकू पढ़ लेते हैं हम, उनके कठिन शब्द देख लेते हैं और उनके भावार्थ भी हम देख लेते हैं बच्चों।
खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं जो खुली आंखें से जीवन भर हम सपने देखते हैं ना, बंद सपने देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे इसके भावार्थ मैं बता देती हूँ आपको। आगे देख लेते हैं। कटते तरु उजाड़ा, आसियाना रोए पखेरु। उजड़ा यानी कि टूटना, बिखरना, तरु यानी कि पेड़, आशियाना यानी कि घर, पखेरु यानी कि पक्षी को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, बच्चे तरंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। गगन यानी कि आकाश को कहते हैं बच्चों। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। तन यानी कि शरीर, माटी यानी कि मिट्टी, गुमान यानी कि घमंड, कद यानी कि ऊंचाई, काठी यानी कि बनावट को कहते हैं बच्चों। ठीक है, समाज में व्याप्त और गरीबी की स्थिति का चित्रण किया गया है। गरीब व्यक्ति की आशा आकांक्षाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। वह जीवन भर सपने देखता रहता, परंतु उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं बच्चों। वृक्षों के काटने के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। वृक्षों को काटने से पक्षियों का आशियाना यानी कि उनका जो घोंसला होता है बच्चों, उजड़ जाता, वो बेघर हो जाते, जिस कारण वो दुखी होकर रोने लग जाते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों की जीवन रूपी पतंग की डोर माँ बाप के हाथ में होती है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर उनका जीवन संवारने की कोशिश करते हैं। माँ बाप के अथक परिश्रम और सुसंस्कारों के कारण ही बच्चे आसमान को छूते हैं, यानी जीवन ऊंचा उठकर सफलता की मंजिल हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, आप जब सफल होते हैं तो उसके पीछे आपके माँ बाप का हाथ होता है बच्चों, क्योंकि अच्छे संस्कार देके परिश्रम करके वो आपको आसमान को छूने तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि अनावश्यक अहंकार पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। व्यक्ति का शरीर मिट्टी से बना है जो एक दिन नष्ट होने वाला है, फिर भी व्यक्ति को अपनी इस छोटी छोटी जिंदगी में बहुत बड़ा अभिमान होता है। मनुष्य को अपने जीवन को अभिमान का त्याग, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, उसे अनावश्यक अहम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा अहंकार का त्याग करना चाहिए और जीवन को हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरों की मदद करनी चाहिए हमें। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। पखेरु यानी कि पक्षी, तरु यानी कि पेड़ को कहा गया है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया यानी कि पत्र बांटने वाला को कहा गया है। मैया की आई वृद्धा आश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। वृद्धा आश्रम यानी कि बूढ़े माँ बाप के रहने की जगह को कहा जाता है वृद्धा आश्रम। हो गए चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गई मैं। संस्कार यानी कि सद्गुण को कहा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इन पंक्तियों के भी भावार्थ हम। प्रस्तुत हाइकू मनुष्य की कृतज्ञता पर करारा व्यंग करती है। पक्षी का बच्चा जब छोटा होता है, यानी कि उसके पंख में जब उड़ने की शक्ति नहीं होती ना बच्चों, तब वह वृक्ष पर ही रहता है, लेकिन जब उसके ही शक्ति आ जाती है तब वह वृक्ष को छोड़कर अंत आकाश में विचरण करने के लिए उड़ जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना बच्चों पक्षी के, तो बहुत छोटे होते हैं, उनके पंखों में शक्ति नहीं होती कि उड़ जाए, तो वो पेड़ पे ही रहते हैं। लेकिन जब वो शक्ति आ जाती है उन पंखों में, तो वो पूरे आकाश में विचरण करते हैं, यानी कि घूमते टहलते हैं। लोगों के आने वाले खत बांटने वाला डाकियों के बारे में है। कुछ पत्रों की खुशी झलकती है तो कुछ पत्र में दुख की गहराई का एहसास दिलाते हैं। फिर भी किसी की भावना को सरोकार न रखते हुए डाकिया अपनी झोली भरकर पत्र बांटने का काम करता है बच्चों। डाकिया की इस तरह हमें भी जीवन में आने वाले सुख दुख की भावनाओं को प्रभावित न होकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से डाकिया बच्चों अपना काम करता रहता है, किसी के सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होता, वैसे हमें अपने सुख दुख से प्रभावित ना होकर अपना कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। माता पिता अपनी संतान पर अपना सर्वस्व लुटाकर लालन पालन उसका करते हैं और उसे कामयाब इंसान बनाते हैं। वही संतान बाद में माता पिता को कहाँ छोड़ देता है बच्चों? वृद्धा आश्रम में भेज देता। फिर भी उसकी इस निर्दयता
को माँ भूल जाती, फिर भी उसे वृद्धा आश्रम से खत लिखकर उसका हालचाल जानना चाहती। माँ आखिर माँ होती, वह अपने बेटे द्वारा किए गए अत्याचारों को भूल कर मन ही मन याद करती रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर माँ बाप जो होते हैं सब कुछ लुटाकर अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन माँ जो होती वृद्धा आश्रम से ही पत्र लिखकर पूछती, बेटा तुम कैसे हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत हाइकू में बताया गया है कि आज हमारे समाज में संस्कारों का अभाव हो गया है बच्चों। समाज में जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, संस्कार रूपी तिजोरी का समाज में हनन हो रहा है। आज समाज में संस्कारों का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है बच्चों। इस कारण समाज में समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। संस्कार हिंसा के कारण सामाजिक पतन हो रहा है, जिस कारण चारों तरफ लूटपाट भगदड़ मची हुई है बच्चों। ठीक है, तो ये हाइकू के भावार्थ यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए पेज नंबर 23 पर आ जाइए बच्चों। कुछ कृतियाँ दी गई हैं, स्वाध्याय दिया है, वो हम कंप्लीट करते हैं। पद में आए प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं। तो मेघ है, नंबर 1 है मेघ, नंबर 2 है रवि, नंबर 3 है धरा, नंबर 4 है गगन, नंबर 5 है किरण। वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स लिख सकते हैं बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे हम। किरण शब्द की 2 विशेषताएं लिखनी है, निर्मल किरण और थकी हारी किरण। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित शब्द लिखिए। सहम कर कांपने वाली कच्ची दीवार है, घोंसला उजड़ने पर रोने वाला पखेरु या पक्षी होता है, दुख बांटने वाला डाकिया होता है, वृद्धा आश्रम में चिट्ठी भेजने वाली मैया या माँ होती है बच्चों। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा है मुझे आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर से, इस पोएम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच बच्चों लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों।